नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। मशहूर जर्मन कवि और नाटककार बर्तोल्ट ब्रेख्त की कविता का एक हिस्सा है, क्या अंधेरे जमानों में गाया भी जाएगा? हाँ, गाया भी जाएगा अंधेरे जमानों के बारे में। समाज कोई भी हो, उसके सामने नई नई चुनौतियां और नए नए सवाल खड़े होते हैं। जब जब ऐसे सवाल आते हैं, उनके जवाब लेकर आते हैं लेखक और कलाकार भी। कलाकार जो न सिर्फ जवाब सुझाते हैं, नए नए सवाल भी खड़े करते हैं, कभी गाकर, नाटक दिखाकर या कार्टूनों के जरिए चुटकी लेकर समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ऐसे ही एक सैटायरिस्ट जसपाल भट्टी ने अपने हास्य व्यंग्य के जरिए बरसों भारतीय समाज के अटपटेपन पर चोट की। बेहद हल्के फुल्के ढंग से गुदगुदाते हुए वो मुद्दे उठाए जिनके असर से वो लोग भी अछूते नहीं रहे जो बुराइयों की जड़ में थे। जसपाल भट्टी को याद करते हुए आज बातें करेंगे व्यावसायिक और मनोरंजन प्रधान कला के समांतर चलने वाली वैकल्पिक रचना धर्मिता के बारे में, जो स्थापित मान्यताओं और मूल्यों पर चुभते हुए सवाल उठाती है। बात चाहे देश की हो या दुनिया की, रचनाकारों ने लीक से हटकर और कई बार जान जोखिम में डालकर सच का समर्थन किया। भास और कालिदास के संस्कृत नाटकों से लेकर समकालीन कला रूपों तक जूझने और टकराने की कला हमेशा जीवंत और प्रवाहमान रही है, और इस कला की सबसे ज्यादा जरूरत और प्रासंगिकता उस जमाने में और भी जान पड़ती है जिसे ब्रेख्त ने अंधेरे जमाने कहा है। देश देशांतर में आज का विषय है अपने समय और समाज के सवालों से जूझती कला, और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सुधीर तैलंग, जो कि मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, विष्णु नागर वरिष्ठ पत्रकार, और अजीज कुरैशी मशहूर अभिनेता। सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं सुधीर जी, आपके साथ जसपाल जी के साथ आपका शायद अच्छा याराना भी रहा, और आप लोग हम पेशा भी रहे, क्योंकि जसपाल जी खुद कार्टून बनाने से शायद उन्होंने एक शुरुआत सी की थी ट्रिब्यून अखबार में। क्या पाया आपने भट्टी साहब की इस कला के पीछे की जो उनकी प्रेरणाएं थी? देखिए, मैं अगर क्रिकेट की भाषा में कहूँ जी, तो जसपाल भट्टी ने जो टेलीविजन पे काम किया था वो एक तरह से गुगली था और रिवर्स स्विंग था। वो हमेशा बात को एक अलग अंदाज में और टॉपसी टर्वी तरीके से, जिसको उल्टा पुल्टा कहते थे। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं मालूम है, आप बता रहे हैं जी, कि जसपाल भट्टी ने कई वर्षों तक ट्रिब्यून अखबार में चंडीगढ़ में पॉलिटिकल कार्टूनिंग की है, और जो फ्रंट पेज पे एक सिंगल कॉलम पॉकेट कार्टून छपा करता है वो बनाया बहुत वर्षों तक। जी, जी। और पॉकेट कार्टून हिंदुस्तान के अखबारों से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जसपाल भट्टी ने उस वक्त जो कार्टून्स बनाए वो एक्चुअल पॉलिटिकल लीडर्स पर भी बहुत सारे कार्टून्स बनाते थे। और जब उनके बारे में जो सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा वो ये है कि वो पहले ऐसे कार्टूनिस्ट हैं हिंदुस्तान के अभी के जो कंटेम्प्रेरी समाज है उसमें, जिन्होंने प्रिंट मीडियम और कार्टूनिंग जो अखबार में बनाते हैं उससे जो ट्रांजिशन किया टेलीविजन में, और जो वो ड्राइंग बोर्ड पे कार्टून्स बनाते थे उन्होंने उसको बदल करके टेलीविजन के स्क्रीन को अपना ड्राइंग बोर्ड बनाया, और उस पे उन्होंने बिल्कुल सक्सेसफुली कार्टून्स बनाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कार्टून कला वो अखबारों में कर रहे थे उसी का एक एक्सटेंशन टेलीविजन में था, बल्कि उसका एक ट्रांसलेशन था वो। उन्होंने जो एक स्टैटिक कार्टून था उसको मूविंग इमेज में बदल दिया, सिर्फ इतना ही उन्होंने किया। लेकिन उनके जो टेलीविजन प्रोग्राम्स बने हैं, जैसे शुरुआत उन्होंने की उल्टा पुल्टा से, जो कि शायद 2 मिनट के छोटे छोटे मिनी शॉर्ट्स होते थे, दूरदर्शन के गोल्डन पीरियड में उस वक्त आ रहे थे वो। फ्लॉप शो, बड़ा शो था, शायद कुछ ज्यादा लंबा था, लेकिन उन सब में उन्होंने आम आदमी का जिन चीजों से सरोकार होता है, आज भी जिन समस्याओं से हम आज जूझ रहे हैं, मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी और अन्ना हजारे साहब ने जो इश्यूज आज उठाने शुरू किए हैं, जसपाल भट्टी ने 80 के दशक में उनको उठाया था, 80 के दशक में उठाया था उसको। और उस दौर में जो गोल्डन पीरियड था दूरदर्शन का, उस जमाने में उन्होंने वो बनाए प्रोग्राम्स। तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे कार्टूनिस्ट हैं जिन्होंने ट्रांजिशन किया है, जैसे फेलिनी जो फिल्मकार थे, वो पहले कार्टूनिस्ट थे, बाद में फिल्मकार बने। सुधीर जी, आपकी बात पर वापस आएंगे। अभी फिलहाल विष्णु जी से जानने की कोशिश करते हैं। विष्णु जी, खुद आपने व्यंग्य में भी हाथ आजमाया, और एक दर्शक के तौर पर या कहिए कि थोड़ा दूर हटकर जसपाल भट्टी के काम को जब आपने देखा तो आपने क्या कौन सी ऐसी चीज़ खास पाई कि आप कह सकते हैं कि हाँ, उनके काम का समाज पर बड़ा असर पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि दूरदर्शन चाहे प्रसार भारती बन गया, लेकिन दूरदर्शन एक छोटे से पीरियड को छोड़कर, आप जानते हैं कि सरकारी प्रतिबंध वहाँ किसी न किसी तरह काम करते रहते हैं। उसके बीच में अपने समाज और अपने खास तौर पर अपनी राजनीति को लेकर
इस तरह से बातें कहना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिभा की आपको ज़रूरत होती है। वरना एक सरकारी मीडियम में आप किसी का मजाक उड़ाएं, ख़ास तौर पर जो ताकतवर लोग हैं उनका मजाक उड़ाएं, ये बहुत मुश्किल काम था। मुश्किल काम है। और अजीज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मुश्किल काम को आप लोगों ने भी लंबे अरसे तक किया, यानी कि व्यवस्था की खामियों को उजागर करना अपने रचना कर्म के जरिए। खुद आपने क्या पाया कि जब आप व्यवस्था के साथ दो दो हाथ करते हैं तो उसके क्या खतरे हैं? विष्णु जी, आपकी बात पर दोबारा हम आते हैं, लेकिन फिलहाल इस जैसा कि सिलसिले में आपने कहा, लेखक हो या थिंकर हो, जी वो देखने में तो साधारण लगता है, और एक साधारण सिचुएशन को, हालात को, जो आम लोगों के लिए साधारण सा है, मामूली सा है, मगर ये लेखक लोगों का, शायरों का, आर्टिस्टों का, उनके पास एक निगाह होती है। वो उस माहौल से बातें करने लगते हैं। उस माहौल की में आवाज़ जो होती है, जो सदा होती है, जो तड़प होती है, जो परेशानी की ललकार होती है, ये लोग सुन पाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये कार्टूनिस्ट हैं या एक्टर हैं या लेखक हैं, उसको वो अपने कलम के जरिए, अपने परफॉर्मेंस के जरिए शो कर देते हैं। अब जैसे जसपाल भट्टी जी कार्टून से शुरू, कार्टून जो होता है एक मसले को लेके एक तस्वीर है, उसी में उसको बहुत कुछ कहना होता है, बहुत बड़े माहौल को एक चीज में। मगर जसपाल भट्टी की खूबी ये थी, उन्होंने तस्वीर को सीरियल बना दिया, और उससे मुतालिक कोई प्रॉब्लम, कोई बुराई अपने आप में अकेले नहीं होती, आसपास 10 बुराइयां और होती है, एक बड़ी बुराई उजागर होकर सामने आती है। सीरियल में आपको एडवांटेज ये है कि आधा घंटा है या 1 घंटा है, तो आप उससे मुताल्लिक करने के बाद, माहौल बनाने के बाद, सिचुएशन बनाने के बाद, वो बुराई आप सामने ले आते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, जसपाल भट्टी ने थिएटर भी किया है, स्ट्रीट थिएटर की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो एक रुझान होता है बाय तबीयत या मिजाज, क्योंकि कोई भी आदमी हर चीज को हासिल नहीं कर सकता, कुदरती देन भी है, कुछ अचीव आदमी करता है। तो जसपाल भट्टी की ये खूबी थी, और बड़े हसास आदमी थे, जिंदा दिल आदमी थे, जो हमारी निगाह नहीं देख सकती थी, उनकी निगाह देखती थी, उस हालात से, सिचुएशन से बात करती थी, रिस्पॉन्ड करती थी। जैसे आजकल की जितने लोग अवेयर कर रहे हैं, और दूसरे आजकल बुराइयों का चर्चा जरा ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस तरह की चीजों को हम लोगों को, या सुधीर भाई बड़े अच्छे नॉन कार्टूनिस्ट आप भी हैं, तो नए नए टॉपिक मिलते हैं, तो इसलिए ये कार्टून और कॉमेडी, सैटायर साथ साथ चल रहे हैं और कामयाब है, और लोगों पर असर भी करते हैं। और जैसे हिंदुस्तान का मिजाज है, हम लोग हमेशा दास्तान सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, कहानी के रूप में आप जो कोई चीज दिखाएंगे वो ज्यादा असर करती है। पढ़ने वाली चीज आम फहम आदमियों के लिए, आम लोगों के लिए ज्यादा असर नहीं करती। जैसे ही आप उसके ताने बाने खोलेंगे, तस्वीर या कहानी बताएंगे और जरा उसे परफॉर्मेंस साथ करेंगे, तो आपके दिल को जाके लगती है और उसका असर हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा अजीज साहब आपने। और सुधीर, आप खुद जिस पेशे में हैं बरसों से, तो आप ये जानते हैं, क्योंकि आज हमारे देश देशांतर का विषय ही ये है कि अपने समय और समाज के सवालों से जूझती हुई जो कला है, उसके अपने जोखिम हैं। बात चूंकि एक बहाना सा है, हमारे पास ये मौका है कि हम भट्टी साहब से बातचीत शुरू हमने की, लेकिन खुद जब आप अपने इस पेशे के सामने जो चुनौतियां हैं उसको देखते हैं, और एक रचनाकार के तौर पर जो आप के सामने हर रोज एक चुनौती आती है, उस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे बरसों हो गए, 30 साल के करीब मुझे प्रोफेशनल कार्टूनिंग में हो गए, और मैंने करीब 10 प्राइम मिनिस्टर्स को इस दौर में अपने कार्टून्स में उकेरा है, इंदिरा जी के ज़माने से लेके अब तक। और मैंने ये पाया है कि 30 साल से पहले का भी जो इतिहास है कार्टूनिंग का, जो कि बहुत रिच है हमारे यहाँ दुनिया के महानतम कार्टूनिस्ट पैदा हुए, आर.के. लक्ष्मण, अबू अब्राहम, मारियो मिरांडा जैसे लोग, जिन्होंने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा सवालिया निगाह से देखा और उन पर सवाल उठाए बगैर डरे, लीडर। लेकिन वो दौर एक ऐसे लीडर्स का दौर था जो बड़े डेमोक्रेटिक थे, नेहरू जी के ज़माने के। एक ऐसा दौर आया इंदिरा जी का, जब इमरजेंसी लगी। एक उस छोटे से दौर को छोड़ दें आप, तो पॉलिटिकल कार्टूनिंग आमतौर पर हमारे यहाँ पर फ्री रही है और निडर रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6-7 महीने से पॉलिटिकल कार्टून के खिलाफ जैसे एक मुहिम चल रही है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में। चाहे वो उसको ममता बनर्जी से आप शुरुआत मान लें उनकी, जब उन्होंने एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया, उसके बाद अंबेडकर कार्टून का किस्सा हो, चाहे अभी एक कार्टूनिस्ट को जो अरेस्ट किया गया उसका किस्सा हो, कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि माहौल कुछ ऐसा है कि टॉलरेंस लेवल्स बहुत कम हो गए हैं पॉलिटिकल क्लास के। तो ह्यूमर, सटायर जब आप किसी पे करते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो है कि पॉलिटिकल कार्टूनिंग एक नेगेटिव आर्ट है। ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ विरोध की एक
कला है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन पार्टीज हो या रूलिंग पार्टी हो, हमारे लिए सब एस्टेब्लिशमेंट है। हमारे लिए बीजेपी भी एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान को मुझे लगता है कि 500 लोग कुल मिलाकर के चलाते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। उसमें राजनीतिक जो होते हैं, कलाकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इन 500 लोगों का हिंदुस्तान में हमेशा राज रहता है। तो ये सारे हमारे लिए एस्टेब्लिशमेंट है, बिल्कुल। और उनके विरोध जब जब आप आवाज उठाएंगे तब तक उसको दबाने की कोशिश होगी। तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट का चैलेंज यही है कि बगैर डरे वो कमेंट कर पाए। विष्णु जी, आप से ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो व्यंग के ज़रिए और चोट करके चुटीले ढंग से बात को कहने का जो क्या ये किसी मजबूरी में फिर आखिर में शुरू होता है कि आप बात को सीधे ढंग से नहीं कह पा रहे हैं तो आप आड़े तिरछे ढंग से कहते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता है कि कोई मजबूरी की कला है। ये मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं हिंदी में देख पा रहा हूँ, कि ये जो व्यंग की कला है, जैसे ये सबसे ज़्यादा असर जो तमाम हमारी कला विधाएं हैं, जो खासकर साहित्य की विधाएं हैं, उसमें सबसे ज़्यादा असर ये विधा करती है। मतलब लोगों से कविता उतनी जुड़ नहीं पाती, कहानियाँ में उतनी जुड़ पाती। मैं एक संपादक के रूप में मेरा ये अनुभव है कि सबसे ज़्यादा असर जो है व्यंग करता है, और वो लोगों से ज़्यादा जुड़ता है, और उस पर सबसे ज़्यादा लोग जो रिएक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया उस पर करते हैं, और सबसे ज़्यादा उससे अनुप्राणित होते हैं एक तरह से। तो मैंने अपने एक व्यंग लेखक के रूप में और संपादक के रूप में मैंने पाया है कि इससे ज़्यादा समसामयिक जो घटनाएं हो रही हैं उस पर रिएक्ट करने का इससे ज़्यादा सशक्त माध्यम कम से कम साहित्य के पास नहीं है, ये मैं जानता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे इस समय का जो राजनीतिक सामाजिक इतिहास है उसको ये विधा दर्ज कर रही है। अब ये ठीक है कि आज लोग कहते हैं कि हरिशंकर परसाई नहीं जैसे नहीं है, शरद जोशी जैसे नहीं है, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन इन लोगों की वजह से आज हिंदी में इतनी बड़ी संख्या में लोग व्यंग लिख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग लिख रहे हैं, लिखने के तैयार हैं। बल्कि मेरे इतनी ज़्यादा व्यंग रचनाओं की अधिकता, अच्छी व्यंग रचनाओं की अधिकता होती है कि आप छाप नहीं सकते उसको। तो ये एक बड़ा अंतर जो है ये आया है कि लोगों ने इन बड़े दो व्यंगकारों की उपस्थिति के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने लिखना शुरू किया है, और तरह तरह से अपने समाज की तमाम चीज़ों को, सिर्फ राजनीति को ही नहीं, समाज के तमाम रूपों को उस पर वो रिएक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और लोग सबसे ज़्यादा उससे संवेदित हो रहे हैं, उससे अपनी समझदारी को बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक राजनीतिक समझदारी भी हो, राजनीतिक समझदारी, और आपके लिए आप जो जैसे ऐसे कार्टूनिस्ट के लिए जरूरी है कि इस समय जो चल रहा है उस पर उसकी गहरी नज़र हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो है ये व्यंग विधा में काम नहीं करता। जैसे एक कार्टूनिस्ट का जो दायित्व है लगभग उसी तरह का दायित्व एक व्यंगकार का है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातें जारी रखेंगे अपने समय और समाज के सवालों से जूझती कला पर। प्रोग्राम देश देशांतर में। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम देश देशांतर में। आज हम बातें कर रहे हैं अपने समय और समाज के सवालों से जूझती कला के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में हैं सुधीर तैलंग जो कि मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, और विष्णु नागर वरिष्ठ पत्रकार, और अजीज कुरैशी अभिनेता। अजीज साहब, जैसा कि ब्रेक से पहले विष्णु जी ने कहा कि इन सब चीज़ों के लिए एक अगर आपके पास तीखी राजनीतिक दृष्टि ना हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। खुद आपने नाटकों में, रंकर में जब इस बात को देखा तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो क्या पाया? विष्णु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ये कहा कि पहले से ज़्यादा लिखा जा रहा है, एक्शन रिएक्शन होता है, पहले से ज़्यादा बुराइयां सामने आ रही हैं, बुराइयां, बेईमानियां, ज्यादतियां पहले भी होती थी, मगर अब ये आरटीआई के ज़रिए कहिए या मीडिया के ज़रिए कहिए या हमारी लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, कार्टूनिस्ट या सेटायर बिल्कुल बेकार है कि जिस पे आप लिख रहे हैं, जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उसके पास भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस और नॉलेज हो।
जैसे आप किसी को किसी ऐसे आदमी को जिसको दिखाई नहीं देते और लालटेन दिखाएंगे, उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है। तो समाज की जो अवेयरनेस है, जो उसकी काबिलियत है, जो जिन हालात से वाकिफ हो रहा है, तो कार्टूनिस्ट और या ह्यूमरिस्ट पहले से ज्यादा इफेक्टिव है। और जैसे कार्टूनिस्ट की या लेखक की निगाह बढ़ रही है, उसका अपना ऑब्जर्वेशन होता है, ऐसे आवाम का भी वो होता है। तो ये दो चार चीजें हैं, तो एक्शन रिएक्शन है। और इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मीडियम का है। और हमारे जो गांव-गांव में, छोटे शहरों में मकामी बुराइयां सामने आती हैं, नेता एक्सपोज होते हैं, अच्छे लोग भी वो होते हैं एक्सपोज। तो ये तो जैसे मुसलसल जिसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन होता है। और हर एक की इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ती है कि वो जो बात हम जिस आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे, और जो हमें समाज में दिखाई दे रहा है और इस आवाम तक पहुंचाना है, इस सेक्टर में, इस सेक्शन में पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी लेखक की, कार्टूनिस्ट की, फिल्म मेकर की, एक्टर की। इस तरह सिलसिला चलता रहता है। सुधीर जी, ये तो आप मानते ही हैं कि कार्टूनिंग भी कोई आइसोलेशन में नहीं हो सकती, उसके लिए भी जैसा कि विष्णु जी ने कहा कि आपके पास एक राजनीतिक दृष्टि होनी चाहिए जी। ये अलग बात है कि अभी हाल के दिनों में कार्टूनिंग को लेकर जो नए विवाद खड़े हुए हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अजीज साहब की बात पर ही अगर गौर करें तो इसके लिए जिस तक आप कार्टून केटर करना चाहते हैं उसमें भी कार्टून को अप्रिशिएट करने का एक मादा होना चाहिए। अजीज भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक पॉलिटिकल कार्टून को या एक कार्टून को समझने के लिए या ह्यूमर को भी समझने के लिए एक कार्टून से ज्यादा इंटेलिजेंट उसके पाठक को होना चाहिए, तभी वो उसी सेम वेवलेंथ पर उसको समझ पाएगा। और अजीज भाई जो चीज कह रहे हैं, बात कह रहे हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन वाली बात है, सच कह रहे हैं बिल्कुल। पिछले मुझे लगता है कुछ वर्षों में एक तो एक्सप्लोजन हुआ है हमारे मीडिया का। अखबार भी, भाषाई अखबार और अंग्रेजी के अखबार, सारे अखबार मुझे लगता है कि छोटे छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच चुके हैं। और टेलीविजन जो हमारे यहाँ प्राइवेट चैनल्स आए उनके बाद में जो एक विरोध की ध्वनि अखबारों में आती है, टेलीविजन में भी आने लगी है, जो पहले नहीं होती थी। तो मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल कार्टूनिंग में या सटायर में, मेरी जो पॉलिटिकल कार्टूनिंग है जो लोग करते हैं उसमें चित्र के बारे में लोग कहते हैं सब आप चित्र को कितना महत्व देते हैं कार्टून में, आपकी ड्राइंग का कितना महत्व है और आपके आइडिया का कितना महत्व है। तो मैं समझता हूँ कि 70% जो महत्व है वो आपके आइडिया का है। और मुझे लगता है कि मैं जब कार्टून बनाने बैठता हूँ रोजाना तो मुझे 10 घंटे लगते हैं कार्टून बनाने में, जिसमें से 6 घंटे मुझे लगभग आइडिया सोचने में लगते हैं और 2 घंटे में 3 घंटे में मैं उसकी ड्राइंग बना देता हूँ। तो मेरे विचार से एक पॉलिटिकल कार्टून सक्सेसफुल तब होता है, तब नहीं होता जबकि उसकी बहुत खूबसूरत ड्राइंग है, वो तब होता है जबकि वो एक पॉलिटिकल कमेंट करता है, एक टिप्पणी करता है। ये सिर्फ हंसाने की चीज नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल कार्टून्स क्यों ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। लोग मुझसे कहते हैं आप सब कलर्ड कार्टून्स क्यों नहीं बनाते हैं। पॉलिटिकल कार्टून किसी अखबार को डेकोरेट करने के लिए एक इलस्ट्रेशन नहीं है, ये एक स्टार्क टिप्पणी है, ये एक तीखी टिप्पणी है जो ब्लैक एंड व्हाइट में हिट करती है आपको। और यही इसका मेरे ख्याल से असली उद्देश्य भी है। विष्णु जी, ये सब जो नाना कला रूपों से अपने को अभिव्यक्त कर, क्योंकि यथार्थ जैसे जैसे जटिल होता जाता है उसकी अभिव्यक्तियां भी जटिल होती जाती हैं। इसके अलावा कुछ जो पुराने रूप हैं उनका भी नवीकरण करने की ज़रूरत होती है। आप क्या मानते हैं कि सिर्फ व्यंग्य और हास्य ही नहीं बल्कि और भी जो कला रूप हैं उनके सामने भी तो बदलते हुए समाज की चुनौतियाँ होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल होती है। उसके बिना तो कोई रचना संभव ही नहीं है। यानी अगर ये समाज जो है को देखने का आपके पास अलग और बदला हुआ नजरिया नहीं होता तो फिर जो प्रेमचंद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप प्रेमचंद की तरह ही सारे लोग कहानियां लिख रहे होते या उनकी तरह उपन्यास लिख रहे होते, क्योंकि समाज की सच्चाइयाँ जो है बदली हैं। वो समाज में बहुत से तरह तरह के इतने परिवर्तन, 1936 में जब प्रेमचंद मरे और आज की तारीख में इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं कि उसको और सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, टेक्नोलॉजी के परिवर्तन, तमाम चीज़ों के परिवर्तन इतने बड़े पैमाने पर हुए हैं। और हमारी जानकारियाँ, हमारी सूचनाएँ, यथार्थ से हमारा इंटरेक्शन इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना पड़ता है। जैसे कि पहले हिंदी में कम से कम फैंटेसी में जाकर चीज़ों को देखने की बहुत प्रवृत्ति नहीं थी, जो इधर बहुत बढ़ी है। तो ये रचना के हर रूप के साथ ये है कि उसको यथार्थ के साथ नए ढंग से इंटरेक्ट करना होता है। और ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो व्यंग नाम से व्यंग को जाना जाता है वही जो है सिर्फ व्यंगात्मक टिप्पणी कर सकता है। मैं बहुत सी कहानियाँ, स्वयं प्रकाश जैसे मैं तत्काल उदाहरण मुझे याद आ रहा है, स्वयं प्रकाश की तमाम कहानियाँ हैं जो कि किसी भी व्यंगकार के व्यंग से बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छा व्यंग है।
और तो कोई भी रचनाकार जो है, जो जिसको व्यंगकार के रूप में नहीं, वो भी व्यंग की दृष्टि से चीज़ों को, व्यंग्यात्मक दृष्टि से चीज़ों को देख सकता है। नागार्जुन की तमाम कविताएं हैं जो हमारे समाज को जिस तरह व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखती हैं, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ रचनाएं हैं, या रघुवीर साय के बहुत से, मतलब मैं तमाम उदाहरण जो है साहित्य से गिनाए जा सकते हैं, जो कि और सिर्फ व्यंग के जरिए ही क्यों चीज़ों को देखा जाए, और भी देखने के बहुत से नज़रिए हो सकते हैं। इसके बारे में साहित्य हमें बताता है कि चीज़ों को देखने का सिर्फ एक दृष्टि ये भी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है। मैंने जैसे कहा कि इससे लोग जुड़ते हैं, लेकिन चीज़ों को देखने के और नज़रिए भी हो सकते हैं, और तरीके भी हो सकते हैं, और यथार्थ को खोलने के और भी कई लेयर्स, यथार्थ जो है कई लेयर्स पे होता है, तो उस लेयर्स को खोलने के लिए आपको तमाम तरह के जो विधियां हैं इस्तेमाल करें। और कुछ चीजें कविता में ही कही जा सकती हैं जो आप कहानी में नहीं कह सकते, जो कहानी में आप कह सकते हैं वो आप व्यंग में नहीं कह सकते। अजय साहब देखिए, प्रदर्शनकारी कलाओं में अगर आप देखें तो नाटक का जो स्थान है, जो उसकी रीच है, और जो चाहे वो लोक नाटक हों या फिर क्लासिकल नाटक हों, अगर आप मृच्छकटिकम से लेकर अंधेर नगरी से होते हुए कॉन्टेम्प्रेरी नाटकों तक आए, तो हमेशा अपने समय के जो सवाल थे उसके साथ रंग कर्म जूझता रहा। जब आप इस धारावाहिकता में देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि अभी मौजूदा जो समाज के सामने सवाल हैं उसमें रंग कर्म किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। जैसे अभी विष्णु ने बताया कि प्रेमचंद की मिसाल दी, इसके अलावा और बहुत से लेखक हैं, वो समाज में जो कुछ होता है उसे साधारण तरीके से ऐसे पोर्ट्रे कर देते हैं। कार्टूनिस्ट और ह्यूमरिस्ट का काम होता है जोर का झटका जोर से लगाना, वो सोचा को जगा देता है, और फिर जब आदमी जागता है तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल होता है, फिर देखता है वाकई इसमें तो ये बात थी, ये तो नहीं होना चाहिए था, और हम इससे पहले ये बात क्यों नहीं सोच पा रहे थे। और एक दफा जब उस व्यू पॉइंट वो जाग गया, अब समाज में जब जाएगा, जिस सिचुएशन में आएगा, रेस्ट ऑफ द लाइफ वो जागता रहेगा, कम से कम उस पॉइंट से जो कार्टूनिस्ट ने, ह्यूमर ने वो जिस पर टिप्पणी की है, ताना दिया है। और ये ह्यूमर और मजाक और ये तो हमारे इन बर्थ है, सदियों से चला आ रहा है। लोग जो ताना देते हैं, ताने के पीछे भी यही होता है कि कोई ना कोई चीज है जो आपको नागवार गुजरी है, इसलिए आपने ताना दे दिया। ताना जो है वर्बल कार्टून है, आपने उसकी बुराई कह दी, मगर ये नहीं कहा कि उसको गाली दे के आपने समझाया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़ी खूबसूरत जबान में एक बात कह दी, बात खत्म हुई। और कार्टूनिस्ट मजाहिया कैरेक्टर तो फिल्मों में से चले आ रहे हैं, दास्तानों में चले आ रहे हैं, मगर वो उनका कैरिकेचर होता था, केले का छिलका हुआ, फिसल गए, लोग हंस लिए, दूसरे ने किसी तरह रिएक्ट कर दिया। मगर कार्टून जो है और जो ह्यूमर जो है एक बामकसद अप्रोच है, उसके पीछे एक लंबी कहानी, एक कथा है, और ये कथा ऐसी है कि डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। हर माहौल में, हर माशरे में आदमी अपने निगाह से, अपने सूरत हाल से समझता है, ओहो ये यूं था, इशारों इशारों में बात होती है। जैसे एक कवि का जो शेर होता है वो सिर्फ एक आशिक या माशूक के लिए नहीं होता, हर आशिक माशूक के लिए होता है, अपने पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर देता है, उसे लगता है तो मेरे लिए कहा गया। यही कार्टूनिस्ट का काम है, यही ह्यूमरिस्ट का काम है, यही अभिनेताओं का काम है। जी जी जी। अब हम प्रोग्राम के करीब आखिरी हिस्से में आ गए हैं सुधीर जी, और कुछ आम जनरल बातों से अलग हम बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम ये बात कहते हैं कि अपने समय और समाज से के जो सवाल हैं उनसे जूझती हुई कला, तो एक कलाकार भी उन सवालों से जूझ रहा होता है और अपने पेशे के जो अंदर पैदा हो रही नई प्रवृत्तियां हैं उससे भी जूझ रहा होता है। तो एक एक्टिव कार्टूनिस्ट की तरह आपने कहा कि 30 साल से आप कार्टूनिंग कर रहे हैं, और वो भी पॉलिटिकल कार्टूनिंग, आपको क्या लगता है कि अभी आपके सामने ज़ाती तौर पर क्या चुनौतियां और सवाल हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे हर कला के साथ में समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं। जब चीज़ों का पर्सपेक्टिव बदलता है तो कला का पर्सपेक्टिव भी बदलता है। लेकिन हमारे समाज में हो ये रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है तो टेक्नोलॉजी के साथ में कलाएं भी बदल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ज़माना था जबकि न्यूज़पेपर्स कार्टून्स को बड़े इंपॉर्टेंस के साथ फ्रंट पेज में छापते थे, टॉप पे। पॉकेट कार्टून छोटा होता था, पॉलिटिकल कार्टून्स भी फ्रंट पेज में होते थे। लेकिन जैसे ही टेलीविज़न की तरफ से कॉम्पिटिशन शुरू हुआ तो उन्होंने अपना रंग रूप बदला, कलर में अखबार हो गए, और उसके बाद में एंटरटेनमेंट, सिनेमा, क्रिकेट और क्राइम, इन 3 चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। और जो एक्चुअल ओपिनियन होती है, ओपिनियन लगभग अखबारों ने अपने स्वरूप से निकाल दी, जो टिप्पणी करते हैं। और पॉलिटिकल कार्टूनिंग अपने आप में विरोध की कला है, और उसमें किसी न किसी को वो हमेशा ऑफेंड करती है। अब इस वजह से पॉलिटिकल कार्टूनिंग का महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन एक दूसरी चीज़ ये थी कि मैं कहूँगा कि जैसे कुछ कार्टूनिस्ट थे, बासु चटर्जी जो फिल्मों में चले गए, फेलिनी जिन्होंने फिल्में बनाई,
उसी तरह से मैं फिर जसपाल भट्टी पर आऊंगा, प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो जसपाल भट्टी को मैं श्रद्धांजलि भी देना चाहूंगा। मेरे मित्र भी थे वो, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने ये किया कि वो एक थिंकिंग कार्टूनिस्ट थे और थिंकिंग कॉमेडियन थे, जो एक छिछला हास्य हमारे टेलीविजन पे होता है और खासतौर से आज जो टेलीविजन पे आ रहा है, जो है जिंदगी नुक्कड़ वगैरह का जो गोल्डन पीरियड था दूरदर्शन का, वो तो बहुत अच्छा हास्य था, जिसमें शरद जोशी जैसे लोग भी लगे हुए थे। तो जसपाल भट्टी ने हास्य को अपने तरीके से एक स्तर दिया, उसके हास्य पिंग में एक क्लास थी। हम समझते हैं कि हम सभी आप तीनों विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि समाज में जब भी ये सवाल खड़े होते हैं और जब भी चुनौतियां होती हैं, कलाकार को जिम्मेदारी के साथ और सूझबूझ के साथ उनका सामना करना होता है और उन्हें अभिव्यक्त करना होता है। देश देशांतर में आज बस इतना ही। हम स्टूडियो में मौजूद अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासतौर पर सुधीर हमारे साथ बने रहे, और विष्णुनागर जी और अजीज़ कुरैशी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। देश देशांतर में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।